हेलो, दिस इज कल्याण एंड वेलकम टू केजी क्लब इग्नू। यहाँ आपको मिलता है इग्नू के लेक्चर्स, एग्जाम टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके नोट्स। तो हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरे चैनल के न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो अब हम लोग लेक्चर पे आते हैं। हम लोग EHI 5 को देख रहे हैं, जिसका टाइटल है इंडिया फ्रॉम मिड 18th टू मिड 19th सेंचुरी। इसमें यूनिट 2 को हम लोगों ने देखा, जिसमें हम लोगों ने बंगाल और अवध को देखा। आज हम लोग यूनिट 3 को देखेंगे, द मराठा स्टेट सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हिस्टोरियंस ऑन द नेचर ऑफ मराठा पॉलिटी। तो उससे पहले आप ये जान लीजिए कि मराठा, जो हम लोग मराठा शब्द सुनते हैं, मराठा को जानते हैं, तो वहां हम सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हैं, जिनके समय से जब कोरोनेशन होता है शिवाजी महाराज की 1674 में, तब से क्या होता है, मराठा की एक नींव जो है शिवाजी महाराज ने रखी। और फिर मराठा जो है एक्सपेंड करता गया। बाद में जब साहू आते हैं एज ए किंग, तो उसके समय में पेशवा पद आता है। जिस वक्त मराठा जो है वो एक अंपायर के रूप में उभरा, काफी एक्सपैंड किया। और लास्ट में फिर 1818 आता है, जिस वक्त पेशवा बाजीराव सेकेंड के टाइम में मराठा का पावर कमजोर हो जाता है और ये ब्रिटिश सुजर्निटी में आ जाते हैं। तो ये सब हम देखेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मराठा पॉलिटी में हिस्टोरियंस की क्या राय है। जब हम कोई भी हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हिस्टोरियंस का क्या थाउट रहा है वो हम लोग देखते हैं। खास करके जब हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो यहाँ हमें दो तरह के हिस्टोरियंस के ग्रुप दिखते हैं। एक जो इम्पेरियलिस्ट हिस्टोरियन है, दूसरे जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन है। इम्पेरियलिस्ट वो जो फॉरनर है, जो हम लोगों पे रूल कर सके हैं, रूल किया, जिन लोगों ने हम लोगों पे रूल किया है, जैसे ब्रिटिशर्स, उन लोगों के हिस्टोरियंस का क्या सोचना है और हमारे नेटिव हिस्टोरियंस का क्या सोचना है। लेकिन होता क्या है कि दोनों की सोच हमेशा कोलाइड करती रहती है। जैसे यहाँ देख लेते हैं कि इम्पेरियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी जो है वो ये बताता है कि मराठा एम्पायर जो था वो कियोटिक और एनार्किक था, मतलब ये अव्यवस्थित था, यहाँ अराजकता थी। ये बात कौन कह रहा है? तो इम्पेरियलिस्ट हिस्टोरियंस बोल रहे हैं। लेकिन जब हम नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस को देखते हैं तो उनका कहना है कि ये री इनकार्नेशन ऑफ हिंदू एम्पायर था। ये उस वक्त था जब हिंदू एम्पायर फिर से उभरा। ठीक जैसे हम लोगों ने देखा कि मुगल एम्पायर काफी लंबे समय तक रहा, पहले सल्तनत काल रहा, फिर मुगल काल रहा, उसके बाद जो है एक हिंदू एम्पायर बनके ये उस लेवल पे यही एक एम्पायर जो है वो उभरा, वो था मराठा एम्पायर। ये बात नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के द्वारा हमें पता चलता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि हिस्टोरियंस ऑन द नेचर ऑफ मराठा पॉलिटी, कि हिस्टोरियंस का मराठा पॉलिटी लेकर के क्या क्या राय थी। ये सब जो अभी में हम लोग पढ़ेंगे, इसे आप लोग अच्छे से पढ़िए। इसमें जितने भी नाम हैं उसको याद रखिए, उनके विचार को याद रखिए, उनके थाउट को याद रखिए, उन लोगों ने क्या कहा उसे याद रखिए। क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन में इस पॉइंट को डालते हैं तो आपके मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे आएंगे, चाहे आप ग्रेजुएशन का एग्जाम दीजिए या फिर ऑप्शनल लेवल में कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप कॉपी लिख रहे हो, आंसर्स लिख रहे हो। ठीक है, तो कुछ हिस्टोरियंस हैं जैसे इरफान हबीब, इनका क्या कहना है हम लोग देखेंगे। सतीश चंद्रा, सीए बेली, एंड्रे विंक और फ्रैंक पर्लिंस, इन लोगों ने क्या कहा हम लोग देखते हैं। इरफान हबीब का कहना था कि मराठा मूवमेंट जो था वो जमींदार अपराइजिंग था। किसके खिलाफ था? तो मनसबदार और जागीरदार के खिलाफ था। तो ठीक है, इरफान हबीब ने कहा कि जमींदार अपराइजिंग था मनसबदार और जागीरदार के खिलाफ, जिसके वजह से मराठा एम्पायर जो है वो उभर के आया और वो काफी एक्सपैंड किया। तो हम जान लेते हैं कि मनसबदार कौन थे और जागीरदार कौन थे। तो मनसबदार से पहले हम जागीरदार पे चलते हैं। जो कोई मुगल ऑफिशियल्स में हाई रैंकर्स होते थे, मुगल के कोर्ट में हाई ऑफिशियल्स होते थे, तो वो सबको सैलरी नहीं दे करके एक लैंड दे दिया जाता था और कहा जाता था कि आप उस लैंड से रेवेन्यू लीजिए, इकट्ठा करिए, और आपका जो सैलरी बनता है आप उसमें से अपने सैलरी को रखिए और बाकी पैसा जो है वो ट्रेजरी में जमा कर दीजिए। तो उसको कहते थे जागीरदार। वो लैंड एज ए जागीर दिया जाता था और उस लैंड होल्डर्स को जागीरदार बोलते थे। शॉर्ट हमने देख लिया जागीरदार क्या है। मनसबदार क्यों कौन होते थे? तो मनसबदार जो है ये एक पोस्ट होता था और मनसबदार को या तो कैश में रुपए दिया जाता था या नहीं तो इसे भी लैंड दे दिया जाता था और उस लैंड से ये अपना सैलरी रखते थे, जो काम एक जागीरदार का होता था। तो मनसब एक रैंक होता था, दार मतलब होल्डर, रैंक होल्डर। मनसब जैसे किसी ऑफिशियल्स के पास, वैसे तो ये सिविल और मिलिट्री दोनों, मनसबदार दोनों भी पोस्ट में जा सकते थे, लेकिन अगर हम खास करके मिलिट्री का देखें
तो कोई ऑफिशियल्स है और कोई मिलिट्री ऑफिशियल्स है, उसके अंडर कितना है, 1000 पैदल सैनिक है और 500 घुड़सवार है। तो वो 1000 का मनसब हो गया उसके पास, ठीक, 1000 रैंक हो गया जिसके वो मनसबदार हो गए। वही अगर किसी के पास 2000 पैदल सैनिक है और 1500 या 2000 या 3000 घुड़सवार है, तो वो 2000 के मनसबदार हो गए, ये मनसब उनके पास हो गया। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि जिस आर्मी ऑफिसर्स के पास जितना पैदल सैनिक होता था, ठीक है, वो क्या होता था, तो वो उसका रैंक होता था। तो ये 1000 से लेके 2000, 2000 से 5000 जो बड़े बड़े मनसब होते थे, मनसबदार, वो 5000 रैंक होल्डर्स होते थे। तो ये सब मनसबदार हो गए, ठीक, और ये हो गए जागीरदार, ठीक। तो अब हमने मनसबदार और जागीरदार को समझा और ये लोग को सैलरी कैसे मिलता था हमने वो भी देखा। अब बात ये उठता है कि ये लोग को मानिए मराठा वाले एरिया में जब मुगलों ने एक्सपैंड किया तो महाराष्ट्र वाले एरिया का जो जमींदार का लैंड था वो मनसबदार और जागीरदार को दे दिया गया। वो वहां से अपना सैलरी इकट्ठा करते थे, रेवेन्यू रिसोर्स लेकर के। तो इससे घाटा किसको लगा, जमींदार को लगा। पावर किसका छिना गया, जमींदार का छिना गया। एक एरिया सीमित हो गया जमींदार का। तो इसलिए इरफान हबीब बोलते हैं कि ये जमींदार का यही गुस्सा था, यही विद्रोह फिर बन के निकला, जो कि मराठा मूवमेंट हम लोग जिसको जानते हैं, और इससे मराठा जो है वो एक्सपेंड करता हुआ दिखता है। दूसरा हम लोग आते हैं सतीश चंद्रा पे। सतीश चंद्रा का कहना है कि ये सक्सेसफुल बिड था, किसके लिए, तो रीजनल इंडिपेंडेंस के लिए। और ये कब हुआ, जब मुगल जागीरदारी सिस्टम में हमें क्राइसिस देखने को मिलता है। तो सतीश चंद्रा उसी इरफान हबीब की बात को एक कदम आगे बढ़ा के ये बोलते हैं कि जब जागीरदारी सिस्टम कमजोर हो गया, ऐसे तो जमींदार या वहां के पीजेंट्स, वहां वो सब तो गुस्सा रहते ही थे जागीरदार और मनसबदार से, और जब ये कमजोर पड़ गया, तो कमजोर कैसे पड़ा, तो जो लैंड, जो जागीर इन लोगों को, ऑफिशियल्स को दिया जाता था, वो उसके डाटा को थोड़ा हेरफेर करके ज्यादा रुपए रख लेते थे, जितना उसका सैलरी बनता था उससे ज्यादा, और फिर बाकी बचे हुए रुपए को वो ट्रेजरी में जमा करते थे। तो इससे क्या होता था, तो घाटा लगता था मुगल एम्पायर को। तो इस वजह ये जो परेशानी थी, यही मुगल जागीरदारी सिस्टम का एक क्राइसिस ये हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इसी क्राइसिस के टाइम में क्या हुआ, तो मराठाओं ने इसका फायदा उठाया और उन्होंने रीजनल इंडिपेंडेंस अपने आप को घोषित करके और वो अपने एरिया को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, ठीक। तो सतीश चंद्रा का क्या कहना था वो हम लोगों ने देखा। ये सब अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। सीए बैली का क्या कहना था, तो सीए बैली का कहना था कि जिस तरह से, जैसे हम लोगों ने देखा कि बंगाल को और अवध को, ये सब भले ही इंडिपेंडेंट हुए, लेकिन इसके ऊपर अभी भी जो है सुजर्निटी, ये किसका था, तो मुगल एम्पायर का था। अगर ये कोई फरमान निकालते थे तो वो मुगल एम्पायर के नाम पे निकालते थे। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं थे, ये मुगल के अधीन रह के ही एक नए एरिया में अपना प्रभुत्व चलाते थे। लेकिन अगर मराठा की बात करें, अगर सिख की बात करें और अगर जाट की बात करें, तो ये सारे स्टेट्स जो थे ये इंडिपेंडेंट, एक रीजनल इंडिपेंडेंट बन के उभरे। ये किसी के अंडर नहीं थे, ये खुद के ओवरऑल अपना सुजर्निटी बरकरार रखते थे। और तो इसी तरह का जो है, और इसमें जो पीजेंट इंसर्जेंसी देखने को मिलता है, पॉपुलर पीजेंट इंसर्जेंसी एक वॉरियर क्लास के रूप में उभरता है, जिससे मराठा जो है वो एक्सपैंड करता है। तो ये सीए बैली का कहना था। अब आते हैं एंड्रे विंक का एनालिसिस करते हैं। तो एंड्रे विंक का क्या कहना था, तो एंड्रे विंक ने एक फितना टर्म दिया। ये फितना था जिसके तहत मराठा जो है वो मुगल एम्पायर, बढ़ते हुए मुगल एम्पायर को में पेनेट्रेट किया और अपने एरिया को उस मुगल के अंडर बढ़ाना शुरू किया और नया एरिया हड़प करके अपना एरिया एक्सपैंड करना शुरू किया। यही फितना था। तो क्या होता था, जैसे हम इस एनालिसिस को, फितना को देखेंगे उससे पहले हम दो टर्म देख लेते हैं। एक है चौथ, दूसरा है सरदेशमुखी। चौथ क्या होता था, जब मराठा किसी दूसरे स्टेट पे हमला करते थे तो उससे पहले एक एज ए वार्निंग ये कहते थे कि हम हमला करने वाले हैं, तो अगर आपको हमारे हमला से बचना है तो आप मुझे टैक्स पे करिए, और वो टैक्स कहलाता था चौथ। चौथ में क्या होता था कि जिस एरिया पे ये हमला करने वाले हैं उस एरिया का टोटल रेवेन्यू का 1/4 हिस्सा जो है वो मराठा को देना होता था। तो मराठा उस पे अटैक नहीं करते थे। लेकिन अगर मानिए जैसे मैसूर सब जो एरिया था वो उन लोगों ने चौथ के टर्म को मान लिया था। तो कुछ एरिया ऐसा था जो
नहीं माना, तो उस पे मराठाओं ने आक्रमण किया, और आक्रमण जब करने के बाद उस एरिया को जीत लेता है, फिर वहां का रिसोर्सेज जो जिस तरह से मराठा में बंटता है, तो वो कहलाता था सरदेशमुखी। समझ गए? तो सरदेशमुखी जीते हुए एरिया से लिया जाता था, और चौथ जीतने से पहले एक प्रोटेक्शन मनी के तौर पे लिया जाता था। ठीक, तो ये तो उसी में एक फितना टर्म जो एंड्रे विंक ने कहा, इसके तहत फितना टर्म के तहत वो सिर्फ और सिर्फ मुगल का जो एरिया था उसमें घुसते थे, उसमें पेनिट्रेट करते थे और उस एरिया को हड़पते थे। इसके लिए वो क्या करते थे? इसके लिए वो दक्कन के जो सुल्तान होते थे उससे उसकी सहयोग मदद लेते थे, ताकि वो मुगल के एक्सपेंशन को रोक सके। तो ये फितना रूल के तहत वो मुगल एम्पायर को टारगेट करके उसमें पिट करने की कोशिश करते थे। तो यही था फितना टर्म जो हमने एंड्रे विंक को देखा। अब हम आते हैं फ्रैंक पर्लिन ने पूरे सिनारियो को एज ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट देखा। उन्होंने कहा कि स्टेट जो है, कोई भी स्टेट है, वो स्टेट फॉर्मेशन लंबे समय में होता है। इस बीच स्टेट फॉर्मेशन के बीच ट्रांस पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिलता है, फिर सब कॉन्टिनेंटल और इंटरनेशनल फ्रेमवर्क देखने को मिलता है। कोई भी स्टेट बनना शुरू हुआ, एक लंबे समय में उसके अंदर ढेर सारे राजा आते हैं जाते हैं, किसी राजा के समय वो स्टेट काफी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। तो यही वो मराठा एम्पायर था कि एक समय आया जब मराठा एम्पायर अपने पीक पर था और वो काफी ऊंचा गया था। तो ये पर्लिन का कहना था। तो आज हम लोगों ने हिस्टोरियंस का क्या क्या नेचर है हम लोगों ने देखा। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आएंगे और हम लोग देखेंगे किंग कौन थे, पेशवा कौन थे और सरदार कौन थे। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू।